नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बोर्ड पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है हम प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम्स के सीरीज कर रहे थे, जिसमें हमने ग्राम विकास अधिकारी की मुख्य परीक्षा का सॉल्यूशन किया था। अब हम ग्राम विकास अधिकारी के प्री एग्ज़ाम्स के पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। टोटल जो प्री में 4 पेपर हुए थे। आज हम फर्स्ट पेपर को सॉल्व करेंगे जो 27 दिसंबर 2021 को हुआ था। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार आपको ज़रूर देखना चाहिए। साथियों, पिछले कुछ सालों के अनुभव के आधार पर मुझे पूरा विश्वास है कि आगे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम जैसे कि रीट है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, एसआई, सीईटी, वनपाल, वन रक्षक, ईओ, आरओ, आरएस आदि का 50 से 60% भाग हमारी इस सीरीज से और साथ में की गई व्याख्या से आ जाएगा। इसलिए आप निरंतर इस सीरीज से जुड़े रहे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका इसका पूरा पूरा फ़ायदा मिलेगा। हालांकि मेरे वीडियो थोड़े लंबे हो सकते हैं, लेकिन इसके पीछे रीज़न है कि मैं हर एक क्वेश्चन के साथ व्याख्या देता हूं और व्याख्या में सिर्फ वही प्रश्न बताता हूं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए आपको सिर्फ एक ऑप्शन पे गौर ना करके इसके अलावा मैं जितने भी ऑप्शन बताता हूं वो आपको साथ में लिख लेना चाहिए, ताकि यही प्रश्न हमारे बार बार रिपीटेशन में मोस्टली आ जाते हैं 50 से 60% तक। चलो खैर, आज हम शुरुआत करते हैं ग्राम विकास अधिकारी प्री का जो पहला पेपर हुआ था। ठीक है, तो देखते हैं कि वह वाद्य यंत्र जो कच्छी घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है। कच्छी घोड़ी, पहली बात है कि कहाँ का नृत्य है, तो ये कच्छी घोड़ी नृत्य है शेखावाटी का। ठीक है, और इसमें कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? ऑप्शन हमारे पास अलगोजा, झांझ, सुरनाई, कामाइचा। तो इसका उत्तर रहेगा हमारा कौन सा? झांझ। कौन सा रहेगा? झांझ इसका उत्तर रहेगा। ठीक है, और इसके बारे में और जान लेते हैं कि झांझ कैसा होता है। मंजीरे के समान बड़ा रूप होता है झांझ, और यह एक घन वाद्य यंत्र है कि कैसा, यानी जो धातु से बना होता है उसे घन वाद्य यंत्र कहते हैं। इसके अलावा कच्ची घोड़ी में ढोल और थाली भी बजाए जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा और ऑप्शन देख लेते हैं कि अलगोजा कैसा है। अलगोजा एक सुशीर वाद्य यंत्र है। कैसा है? सुशीर वाद्य यंत्र है, और जो बांसुरी के समान होता है। बील और कालबेलिया जाति मुख्यतः बजाती हैं। एक प्रश्न और आपको ध्यान रखना है कि अलगोजा क्या है? हमारा राज्य वाद्य यंत्र है। जैसे राज्य पशु पक्षी होता है, वैसे हमारा यह राज्य वाद्य यंत्र है। और एक और प्रश्न पूछा था शायद पटवारी में कि रामनाथ चौधरी का संबंध किससे है, तो अलगोजा से। किसका? रामनाथ चौधरी। ये 5-7 आपको ये जो वादक है इनके बारे में ध्यान रखना है। जैसे जैसे आएगा मैं बताता रहूँगा। तो रामनाथ चौधरी का संबंध किससे है? अलगोजा से है। इसके अलावा एक व्यक्ति का नाम और आता है कि पेम्पे खा का संबंध किससे है? सुरनाई से। क्या नाम आता है? पेम्पे खा। ठीक है, और सुरनाई के किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, नाम से पता चलता है यह एक सुशीर वाद्य यंत्र है। और कमाइचा की बात करें तो यह एक तत्व वाद्य यंत्र है। कैसा है? तत्व वाद्य यंत्र, तार वाला होता है ना, उसे बोलते हैं तत्व वाद्य यंत्र। साथियों, सारे प्रश्न जो पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में, मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताऊँगा। ठीक है, और इसमें जो कमाइचा में जो तार लगे होते हैं ना, जो मुख्यतः से वैसे 27 तार होते हैं, और इसके 3 तार हैं बकरे की आँच से बने होते हैं। और इसको किससे बजाते हैं? गज से बजाते हैं। इस प्रकार के एक वाद्य यंत्र होता है, और ये इसमें ये तार लगा होता है। तो ये किससे बजाते हैं? गज से, इसे गज बोलते हैं। और ये गज में जो तार लगे होते हैं ये किसके बने होते हैं? घोड़े की पूंछ के बाल के बने होते हैं। घोड़े की पूंछ के जो बाल होते हैं उससे बने होते हैं। लेकिन कमाइचा खुद में जो 3 तार होते हैं वो किससे होते हैं? बकरे की आंत से बने होते हैं। चलो, और इसमें 1-2 व्यक्ति का आपको नाम ध्यान रखना है। एक तो है साकर खान, और दूसरा है दप्पू खान। दप्पू खान जो जिनका हाल ही में निधन हुआ था, जैसलमेर किले के बाहर बैठ के वो कमाइचा बजाते थे, और उनका एक गीत भी फेमस हुआ है, मुम्मल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा दूसरा कि वह लोक नृत्य है, यानी लोक नाट्य 4 बेत किस शहर से संबंधित है? कौन सा पूछ रहे हैं? 4 बेत पूछ रहा है। तो 4 बेत ऑप्शन हमारे पास उदयपुर, अलवर, टोंक और भरतपुर। तो हमारा कहाँ का? ये टोंक का है। मुख्यतः तो 4 बेत कहाँ का है? अफगानिस्तान का है, लेकिन राजस्थान में नवाब फैजुल्ला के टाइम करीम खान यंग के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। और एक और मुख्य प्रश्न कि 4 बेत के साथ कौन से वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो डप्प वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। चलो आगे बढ़े। अभंग का क्या तात्पर्य है? क्या पूछा है? अभंग पूछा है, ये इंडियन हिस्ट्री से प्रश्न पूछा है। तो जो मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन है वहाँ से, तो विठोबा जो
वारकरी संप्रदाय से संबंधित है महाराष्ट्र में, तो वो विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य है। यानी कि अलग अलग संतों के जो भक्ति काव्य यानी कि उपदेशों को शामिल करके अभंग की रचना की गई है, जो किसको समर्पित है, भगवान विठोबा जी को। और किससे संबंधित है, वारकरी संप्रदाय महाराष्ट्र से। आगे चलते हैं। भयंकर पचासा पौने संबंधित है, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये हमें 3 जोड़े मिलते हैं कि गरजता 40सा, प्रचंड 50सा और चीखता 60 क्या चीज़ है। तो ये है कि जैसे हमारे ये पृथ्वी हो गई, और पृथ्वी के जो दक्षिणी गोलार्ध है, ये वाला भाग है, यहाँ पे क्या है, मोस्टली किस प्रकार के हैं, समुद्री ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कौन सा है कि दक्षिण अमेरिका, और यहाँ पे कौन सा, अफ्रीका, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। बाकी सारा भाग क्या है, खाली है। तो यहाँ पे बहुत तेज़ हवाएं चलती है। जो तेज़ हवाएं चलती है उनको क्या बोलते हैं, किस प्रकार की हवाएं, पछुआ पवनों को इस बेल्ट में गरजता 40सा, प्रचंड 50सा और चीखता 60 कहते हैं। तो इसका मतलब ये किसका भाग है, यह है पछुआ पवनों का भाग है। और ये सिर्फ और सिर्फ केवल दक्षिणी गोलार्ध में चलती है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में महासागरीय भाग है बहुत ज़्यादा है, और लैंड पार्ट कम है। लैंड पार्ट यानी कि महाद्वीपीय भाग कम होने के कारण यहाँ पे हवाएं तेज़ गति से चल पाती है, और ये जोर जोर से चीखती है या गरजती है, इसलिए इनके नाम दिए गए हैं। जैसे कि 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे चलती है उसे गरजता 40सा कहते हैं, 50 डिग्री पे चलती है प्रचंड 50सा, और जो 60 डिग्री पे चलती है उसे चीखता 60 कहते हैं। ध्यान रखने, यह सिर्फ और सिर्फ दक्षिणी गोलार्ध में ही चलती है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि जैवमंडलीय सुरक्षित क्षेत्र के बारे में कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है, सुमेलित पूछ रहा है या असुमेलित पूछ रहा है। ये पूछ रहा है सुमेलित नहीं है, तो मानस कहाँ पे है, असम ही ये सही है, और नोकरेक मेघालय सही है, और शीत मरुभूमि यानी गोल्ड डेजर्ट है ये हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही है। लेकिन जो हमारा अगस्त्य मलई है ये कर्नाटक में नहीं है, ये कहाँ पे है, इसका कुछ भाग केरल में है और कुछ भाग कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। ठीक है, तो हमारा उत्तर कौन सा हो गया, उत्तर ए हो गया। यानी अगस्त्य मलई केरल और तमिलनाडु दोनों में फैला हुआ है। और अगस्त्य मलई के बारे में एक बात और बता देता हूँ कि 2016 में इसे यूनेस्को की संरक्षित सूची में शामिल कर लिया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। हमारा छठा प्रश्न है कि वंदे भारत मिशन किससे संबंधित है। तो जब लॉकडाउन लगा था तो हमारे बहुत सारे प्रवासी भारतीय विदेशों में रह रहे थे, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट वगैरह, तो उनको लाने के लिए सरकार ने जो योजना चलाई थी, यानी स्पेशल प्लेन भेज के जो उनको भारत बुलाया गया था, जो उसके लिए जो अभियान चलाया गया था उसे किस नाम से जानते हैं, वंदे भारत मिशन। यानी कि कोविड महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने से संबंधित है वंदे भारत मिशन। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं कि टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या है। ऑप्शन है पांडा, मिराइतोवा, ईगल और सुमिंस्की। तो इसका हमारे क्या उत्तर रहेगा, मिराइतोवा। कौन सा, मिराइतोवा। और टोक्यो कहाँ पे है भाई, जापान में है। कहाँ पे, जापान में। जो टोक्यो ओलंपिक हाल ही में हुए वो कितवें नंबर के ओलंपिक है, तो वो हमारे हैं 32वें नंबर के। कितनेवें नंबर के, 32वें नंबर के। और नेक्स्ट है 33वें नंबर के 2024 में होंगे। कहाँ पे होंगे, पेरिस में। कहाँ पे, पेरिस में। और पेरिस किसकी राजधानी है, फ्रांस की राजधानी है, जो सी नदी के किनारे स्थित है। एक दो और बात बता देता हूँ टोक्यो पैरालंपिक के बारे में, कि इसमें पहला स्थान यूएसए ने प्राप्त किया था और दूसरा स्थान चीन ने प्राप्त किया था। और भारत का इसमें स्थान कौन सा था, 48वां। कौन सा, यानी 48वां स्थान था भारत का टोक्यो ओलंपिक में। और कुल कितने पदक जीते थे भारत ने, तो भारत ने हमारे एक गोल्ड जीता था। इसके अलावा भारत ने 2 कौन से जीते थे, सिल्वर, और 4 ब्रॉन्ज। तो टोटल भारत ने कितने पदक जीते थे, 7 पदक जीते थे। 1 गोल्ड हो गया, और 2 हो गया हमारे सिल्वर, और तीसरा ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक। टोटल कितने, 7 पदक। और 7 पदकों के साथ भारत ने कि कौन सा स्थान प्राप्त किया, 48वां। अच्छा प्रश्न बनता है, यह गोल्ड किसने जीता था, ये नीरज चोपड़ा ने जीता था, नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, और ये नीरज चोपड़ा किससे संबंधित है, जेवलिन थ्रो से, यानी कि भाला फेंक से संबंधित है। तो भारत में एकमात्र ये जो इसमें जीता था, तो इसलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस यानी जेवलिन थ्रो डे घोषित कर दिया गया है। याद रखना आपको कि भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है, 7 अगस्त को। ठीक है, एक और प्रश्न कि टोक्यो पैरालंपिक में पहला पदक किसने जीता था, ये मीराबाई चानू ने। जो पहला पदक जीता था मीराबाई चानू ने जीता था। कौन सा, सिल्वर यानी रजत पदक जीता था। और किस में जीता था इन्होंने,
तो इन्होंने वेट लिफ्टिंग में यानी कि भारोत्तोलन में। चलो आगे बढ़ते हैं, हमारे 5 से 10 प्रश्न है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा युगल नृत्य, युगल नृत्य का मतलब वह नृत्य जो पुरुष और स्त्री दोनों मिलकर साथ में करते हैं। ऑप्शन हमारे पास चरी नृत्य है, संक्रिय नृत्य, गिंद्र नृत्य और मांदल नृत्य। तो हमारे ऑप्शन कौन सा होगा, संक्रिय नृत्य। संक्रिय कालबेलियाओं का नृत्य है जो स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा किए जाते हैं। कालबेलिया मुख्यतः 5 नृत्य है, जैसे कि संक्रिया, पणिहारी, बागड़िया, इंडोनी और चक्री। इनमें से संक्रिया और इंडोनी दोनों ये नृत्य युगल नृत्य है। ठीक है, इसके अलावा पणियारी, बागड़िया और चक्री ये सिंगल नृत्य यानी महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। एक और प्रश्न आपको ध्यान रखना है, जो कालबेलियाओं का नृत्य है इसमें 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। किसकी, यूनेस्को की। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे अभी, पेरिस में है, जहाँ अभी 2024 का पेरिस से ओलंपिक होने वाला है, वहीं पे यूनेस्को का मुख्यालय है। चलो इसके अलावा और देख लेते हैं, चरी किसका नृत्य है भाई, चरी गुर्जरों का नृत्य है। चरी में चरी किसको बोलते हैं, एक मटके को बोलते हैं। सिर पे मटका रख के, एक थाल रख के, उसमें कपास के बीज और तेल डाल के आग लगा के वो डांस करती है महिलाएं, तो वो चरी नृत्य है। और इसमें फेमस कौन सा है, फल्गुबाई। और चरी नृत्य कहाँ का फेमस है, किशनगढ़ अजमेर का है। इसके अलावा और देख लेते हैं, मांदल नृत्य किसका है, मांदल नृत्य ग्रासियों का। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन सा नृत्य है जिसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, तो वो है मांदल। कौन सा, मांदल। इसके अलावा एक और आपको ध्यान रखना है, कूद नृत्य, वो भी ग्रासियों का है। तो मांदल और कूद दोनों में ही वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता, केवल हाथ की जो थाप होती है, आवाज़ या होती है, उससे ही उस पर ही डांस किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा और देख लेते हैं, गिंदड़ कहाँ का फेमस है भाई, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। गिंदड़ शेखावाटी का है, होली पे पुरुषों द्वारा किया जाता है। और वे पुरुष जो महिलाओं का वस्त्र धारण करके डांस करते हैं उन क्या बोलते हैं, गणगौरिया मेहरी कहते हैं गिंदड़ नृत्य में। चलो यहाँ पे 10-15 प्रश्न हो गए ये। चलो आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न हमारा चित्रकला के संबंध में है, यानी कि ये कैसे पूछे हैं कि स्वर्ण काल पूछा है। क्या पूछा है, स्वर्ण काल। ठीक है, तो सबसे पहले कि नाथ द्वारा का स्वर्ण काल कौन किसका काल कहता है, राजसिंह का काल कहलाता है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा है कि बीकानेर में अनूप सिंह का काल स्वर्ण काल कहलाता है, ये कथन सत्य है। तीसरा किशनगढ़ में सामंत सिंह का काल कहलाता है स्वर्ण काल, ये भी सही है। लेकिन हमारा जो तीसरा ऑप्शन है कि देवगढ़ में विजय सिंह का काल स्वर्ण काल कहलाता है, ये कथन गलत है। क्योंकि देवगढ़ में तो किसका काल कहलाता है, द्वारिकानाथ है चुंडावत है, कि रावत द्वारिका नाथ चुंडावत का जो शासनकाल है उसको हम क्या कहते हैं, देवगढ़ का स्वर्णकाल कहते हैं। चलो आगे बढ़े, यहाँ पे 1-2 प्रश्न और आपको बता देता हूँ। प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, कमला व इलायची का संबंध किससे है, तो ये नाथ द्वारा से है। किससे है भाई, नाथ द्वारा से है। चलो 1-2 नाम और बता देता हूँ, नूरुद्दीन, हिसामुद्दीन और साहेबुद्दीन किससे संबंधित है, ये बीकानेर से संबंधित है। ठीक है, एक है ये जो किशनगढ़ शैली, यहाँ पे जो किशनगढ़ शैली है यहाँ की क्या फेमस है, बनी ठनी फेमस है। क्या, बनी ठनी। ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि बनी ठनी कहाँ की विशेषता है, तो ये किशनगढ़ है, चित्रशैली की विशेषता है। और एक प्रश्न और कि किशनगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है, तो एरिक डिक्सन और फयाज अली को। और कि बनी ठनी को भारत की मोनालिसा किसने कहा था, तो ये एरिक डिक्सन ने कहा था। और बनी ठनी पे 1973 में 20 पैसे की डाक टिकट भी जारी हुई है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न और थोड़ा ध्यान रख लेना आपको, जो देवगढ़ शैली है और इसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है, श्रीधर अंतारे को जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे 10-15 प्रश्न हो गए जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट प्रश्न ज्योग्राफी से है कि यदि हम लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं तो हम इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे। यानी कि ये अजमेर में ये कौन सा हमारा नाग पहाड़ है, कौन सा, नाग पहाड़ अजमेर में, यहाँ से लूनी नदी का उद्गम होता है और राजस्थान के 6 जिलों से गुजरते हुए ये कहाँ चली जाती है, कच्छ की खाड़ी में। तो ये 4 ऑप्शन दे रखा है कि जवाई, बांडी, सुकड़ी और गुइया। तो इसमें सबसे पहले हमारी कौन सी नदी आती है, ये बोल रहा है कि कहाँ से, उद्गम से। उद्गम यानी यहाँ से नागपाड़ से चल के आगे अंत तक यानी कच्छ की खाड़ी की ओर चलेंगे तो कौन कौन सी नदियाँ क्रम से आएगी।
तो हम देखते हैं पहले नदी कौन सी हमारी आती है, गुहिया आएगी। कौन सी, गुहिया। 2 नंबर पे हमारी नदी आएगी इसमें बांडी, और 3 नंबर पे सुकड़ी आएगी, और 4 नंबर पे जुआई आएगी। ठीक है, पहले कौन सी, गुहिया, बांडी, सुकड़ी और जुआई। तो हमारा ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही हो रहा है। 4 2 3 1 हमारा ऑप्शन रहेगा बी। ठीक है, आगे चलते हैं कि राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग या जंगल की ज्वाला कहा जाता है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि जंगल की ज्वाला किसे कहते हैं, तो ये पलाश को कहते हैं। किसको, पलाश को। और इस पलाश को हम क्या बोलते हैं, ढाक भी बोलते हैं, कि ढाक या पलाश एक ही बात है। इसे जंगल की ज्वाला कहते हैं। और ये सर्वाधिक कहाँ पे पाया जाता है, राजसमंद में। कहाँ पे, राजसमंद में सर्वाधिक पाया जाता है। और इसका वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। ठीक है, इसके अलावा 2-3 प्रश्न और बता देता हूँ आपको कि जंगल की आग तो इसे कहते हैं। आप बताइए कि आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसको कहते हैं, तो आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहते हैं महुआ को। किसको, महुआ को। और इसका वैज्ञानिक नाम है मधुका लोंगोफोलिया। ठीक है, एक प्रश्न इसी के साथ और बता दीजिए कि आदिवासियों का सोना किसे कहते हैं। क्या, आदिवासियों का सोना किसे कहा जाता है, तो बांस को कहा जाता है। आदिवासियों को सोना किसको कहते हैं भाई, बांस को कहते हैं। तो पहला हो गया हमारा। एक प्रश्न है कि आदिवासियों को सोना बांस को कहते हैं। आप बताइए काला सोना किसको कहते हैं। काला सोना, अगर आपको फसल में पूछे कि कौन सी फसल काला सोना कहलाती है, तो आपको करना है अफीम। कौन सा, अफीम। अगर किसी पदार्थ में पूछे तो पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं। कौन से, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम पदार्थ को भी क्या बोलते हैं, काला सोना कहते हैं। तो हमने देखा आदिवासियों को सोना तो कौन सा है, बांस। और काला सोना कौन सा है, अफीम या पेट्रोलियम। तो आप बता दीजिए सफ़ेद सोना किसे कहते हैं, तो कपास को कहते हैं। किसको कहते हैं भाई, कपास को कहते हैं। अगर विद्युत परियोजना पूछ ले तो जल विद्युत परियोजना को भी सफ़ेद सोना कहा जाता है। आप बता दीजिए पीला सोना किसे कहते हैं, पीला सोना। आपने नाम सुना होगा, एक वनस्पति है जोजोबा, या इसी ही कहते हैं होहोबा। जोजोबा या होहोबा को क्या कहते हैं, पीला सोना कहते हैं। एक प्रश्न और बता दीजिए, जूठा सोना किसे कहते हैं भाई। क्या, जूठा सोना, तो ये पाइराइट्स को कहते हैं। लास्ट पेपर में भी हमने पढ़ा था पाइराइट्स। पाइराइट्स तो कहाँ पे पाया जाता है ये पाइराइट्स भाई, सलादीपुर सीकर में सर्वाधिक पाया जाता है। एक दो और प्रश्न बता देता हूँ। राजस्थान का सागवान किसे कहते हैं भाई, तो राजस्थान का सागवान कहते हैं रोहिड़ा को। और रेगिस्तान का कल्प वृक्ष किसको कहते हैं, खेजड़ी को। खेजड़ी का वानस्पतिक नाम है प्रोसेसिव सिनेरेरिया। और रोहिड़ा का है टिकोमेला अंडुलेटा। और एक प्रश्न और बता देता हूँ, रोहिड़ा के फूल को मारवाड़ टीक के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे यहाँ पे 20% हो गए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं कि दज्जिया और चिमाता का संबंध किससे। हर बार पेपर में पूछा जाता है कि दज्जिया और चिमाता का संबंध किससे है, तो ये भील जाति से, यानी दक्षिण राजस्थान में मुख्यतः भील जाति पाई जाती है। जैसे उदयपुर और बांसवाड़ा इस इलाके में, यहाँ पे जो स्थानांतरित कृषि की जाती है, यानी कि एक जगह पे वृक्षों को जला के 1-2 साल कृषि कर लेते हैं, फिर दूसरी जगह पे चले जाते हैं। तो इस खेती को सामान्यतः जो पहाड़ों पर होती है तो उसे तो क्या बोलते हैं, चिमाता। यानी पहाड़ों पे जंगलों को जगा के जो खेती करते हैं उसको क्या कहते हैं, चिमाता। आपको इसे याद करना है, माता कहाँ पे रहती है, पहाड़ों पे। और जब मैदान में जो ये कृषि की जाती है, यानी जब मैदानी भाग में यह कृषि की जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, दज्जिया कहते हैं। ये दोनों ही प्रश्न बार बार पूछा गया है कि दज्जिया व चिमाता क्या है, तो ये स्थानांतरित कृषि के प्रकार है, दक्षिणी राजस्थान में किए जाते हैं और भीलों से इनका संबंध है। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा है कि ये असुमेलित पूछ रहे हैं कि भाकर का है पूर्वी सिरोही में, ये कथन सही है। गिरवा का है उदयपुर में, ये कथन भी सही है। बुराट का पठार है कुंभलगढ़ से गोगुंदा, ये भी सही है। रामगढ़ पहाड़ी राज संबंध नहीं है, ये प्रश्न भी बिल्कुल हाल ही में हाईलाइट रहा था, क्योंकि रामगढ़ ये कहाँ पे, ये है बारह में। और यहाँ पे क्रेटर से रामगढ़ झील भी बनी हुई है, यानी एक उल्कापिंड से रामगढ़ क्रेटर झील बनी हुई है, जिसे हाल ही में जियो हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। राजस्थान में कुल 12 जगहों को जियो हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, जिसमें से रामगढ़ भी एक शामिल है। ठीक है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो पूर्वी सिरोही की तीव्र ढाल वाली भूमि है उसको क्या कहते हैं, बाकर कहते हैं। और उदयपुर में जो तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ फैली हुई है, जिसे उदयपुर गिरा हुआ है, उसे क्या कहते हैं, गिरवा कहते हैं। और एक जो ये 2 पठार बार बार पूछे जाते हैं, बोराट का पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा, और एक और ऊपरमाल का पठार। कौन सा,
ऊपर माल का पठार वो है बेंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक। ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले दो प्रसिद्ध चित्रकार कौन से थे? तो वो इस समय थे सैयद अली और अबू शम्मद। हमारे पास ऑप्शन रहेगा सैयद अली और अबू शम्मद, सी ऑप्शन रहेगा। जब हुमायूं अपने प्रवास काल के दौरान भारत से बाहर गया हुआ था उस समय इसे दो चित्रकार मिले थे और वो वहाँ से इसे लेके आया था, शायद ईरान से लेके आया था। क्योंकि जब ये इसका शासनकाल कौन सा रहता है भाई कि 30 में जब उसकी मृत्यु हो जाती है इसके पिता कौन किसकी, हुमायूं की, सॉरी बाबर की, तब ये 30 से 40 तक शासन करता है और फिर उसके बाद में बिलग्राम और चौसा का युद्ध होता है शेरशाह सूरी के साथ है। तो फिर वो ये हार जाता है और भाग जाता है। फिर 15 सालों के बाद में आता है 1555 में, 1555 में राज करता है। फिर शेरपना यानी कि शेरमंडल पुस्तकालय दिल्ली से की सीढ़ियों से गिर के मर जाता है। तो जब ये प्रवास काल के दौरान गया हुआ था उस समय इसने शादी की थी और उसी समय इसने ये दो चित्रकार मिले थे जो भारत में लेकर आया था। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा क्या पूछ रहे हैं, सुमेलित पूछ रहे हैं। तो कि इंडिया डिवाइडेड मौलाना आज़ाद की, ये कथन गलत है। दूसरा इंडिया विंस फ्रीडम किताब राजेंद्र प्रसाद की, ये भी गलत है। और तीसरा अनहैप्पी इंडिया जवाहरलाल नेहरू की, ये भी गलत है। और चौथा है इंडिया स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, ये एकदम सही है। तो देख लेते हैं बाकी के राइटर कौन है। इंडिया डिवाइडेड के तो है राजेंद्र प्रसाद, कौन है, राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड। और इंडिया विंस फ्रीडम की अबुल कलाम आज़ाद यानी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और अनहैप्पी इंडिया के हैं कौन, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, वो किसके हैं, अनहैप्पी इंडिया के हैं। चलो आगे बढ़े। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि पशुओं की नस्ल के संबंध में क्या पूछ रहे हैं, असुमेलित, यानी सुमेलित नहीं, इसका मतलब असुमेलित पूछ रहे हैं। तो कि सोनाड़ी भेड़ की ये सही है, मेहसाना भैंस की ये भी सही है, और सांछोरी गाय की ये भी सही है। लेकिन ये खेरी बता रहा है बकरी की, ये सही नहीं है। क्योंकि खेरी किसकी किस्म, ये नस्ल है, ये है भेड़ की। किसकी है भाई, भेड़ की है। ठीक है, तो आपको दो तीन नस्लें बता देता हूँ कि भेड़ की हैं खेरी, सोनाड़ी, मालपुरी, चोकला, मगरा, पुगल और नाली। ये तो किसकी है भाई, भेड़ की है। और बकरी की है बारबरी, जखराना, जमुनापरी और परबतसरी। इसके अलावा गाय की देख लेते हैं सांचोरी, गिर, थारपारकर, राठी, नागौरी, कांकरेज, मालवी और सांचोरी। ठीक है, और भैंस की है मेहसाणा, मुर्रा या खुंडी, जाफराबादी और सूरती और नागपुरी। ठीक है, तो आपको अगर आप पशुधन वाला टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपको पहले ये सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि कौन सी नस्ल यानी कौन से पशु की कौन सी नस्ल है। लगभग 90% तो यही चांस बनता है पूछने का। चलो आगे बढ़ते हैं, एक दो और बता देता हूँ कि राष्ट्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो अविका नगर टोंक में। और भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो ये है बल्लभनगर उदयपुर में। चलो हमारे नेक्स्ट पर्सन की बात करें। आगे पूछ रहे हैं कि ये धार्मिक संप्रदायों से प्रश्न पूछे हैं कि राम, ये चार दर्शन या संप्रदाय दिए और चार उनके संत दिए। तो भगवान राम हमेशा कैसे थे, विशिष्ट थे। तो पहले में कौन सा हो गया, सी, यानी रामानुजाचार्य ने कौन सा दिया, विशिष्ट। इसके अलावा जब हम बल्ब जगाते हैं तो सब कुछ क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। तो वल्लभाचार्य के इसका दिया था शुद्धा द्वैतवाद। माधवाचार्य ने बात करें तो द्वैतवाद की बात की थी। और निम्बार्काचार्य ने द्वैतवाद की बात की थी। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा हो गया, देखते हैं कितने हम इसमें हमारा आंसर हो गया बी ऑप्शन सेट बैठ रहा है। कौन सा, बी ऑप्शन, सी डी बी और ए। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है
कि मध्यकालीन शासक जिसने शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है। यानी एक मध्यकाल का शासक पूछ रहा है जिसमें इसने ख्याल शैली में जिसने योगदान दिया था। तो ऑप्शन हमारे पास इब्राहिम आदिल शाह है, फिरोज शाह तुगलक, हुसैन शाह सरकी और वाजिद अली शाह है। तो इस हमारा आंसर रहेगा हुसैन शाह अली। हुसैन शाह अली है ना, ये जौनपुर के सरकी वंश के अंतिम शासक थे जो 1458 से 85 तक रहे थे। और इन्होंने मल्हार श्यामा, जौनपुरी अस्वरी, जौनपुरी बसंत आदि रागों की रचना की थी। इसलिए ये हम बोलते हैं कि मध्यकाल की जो ख्याल शैली है इसमें उनका विशेष योगदान रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था। ये थोड़ा सा विवादित क्वेश्चन पूछा है, फिर भी कोई नहीं, आंसर एक ही दिया हुआ है इसमें। ताजमहल का वास्तुकार जो पहले माना जाता था, बोर्ड ने भी वही माना है कि उस्ताद ईसा खान। कौन सा इसमें हमारा आंसर है? उस्ताद ईसा खान। लेकिन हाल ही में और जो सबूत मिले हैं या फिर और खोज के आधार पर यह माना जाता है कि उस्ताद ईसा खान तो सिर्फ एक काल्पनिक व्यक्ति था। वास्तव में इसका जो प्रधान वास्तुकार था वो कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन था भाई? उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, और यही अहमद लाहौरी ने किसका निर्माण किया था? यही जो दिल्ली का लाल किला शाहजहाँ ने बनवाया था उसका भी यही वास्तुकार रहा है। ठीक है, एक दो और पूछ लेता हूँ। हवा महल का वास्तुकार कौन है भाई? हवा महल का वास्तुकार है लालचंद। कौन? लालचंद। ठीक है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? जयपुर शासक सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में करवाया था। ठीक है, एक और बता दो आप कि रणकपुर के जैन मंदिर है उसका वास्तुकार कौन था? वो था दीपाक। और एक और है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार था मिश्र मंडन। और कीर्ति स्तंभ के वास्तुकार थे जेता, नापा, पोमा और पुंजा। तो आपको 5-6 वास्तुकार के बारे में प्रश्न बता दिए जो बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एस आकार का महासागरीय कट्टक कौन सा है? कि सबसे पहले यहाँ पे एक शब्द है महासागरीय कट्टक। जब कोई पर्वतमाला धरातल पे हो यानी कि लैंड पार्ट पे होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? पर्वत बोलते हैं। और जब यही पर्वतमाला अगर सागर के अंदर ढकी हुई हो, क्योंकि सागर बहुत सारा गहरा है, उसमें बहुत सारे पर्वत भी तो हो सकते हैं जो हम ऊपर से दिखाई नहीं देते, कभी कभी थोड़े ऊपर दिखाई देते हैं, तो हम बोलते हैं ये आइलैंड या द्वीप है। वास्तव में क्या होते हैं? पर्वत होते हैं। उसे यानी कि महासागर के अंदर डूबी हुई पर्वतों को ही क्या बोला जाता है? कट्टक कहा जाता है। तो पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे लंबा या बड़ा कट्टक कौन सा है? तो वह हमारा कौन सा है? वो ऐसा ऐसा आकृति वाला है। और ऐसा आकृति वाला कौन सा? मध्य अटलांटिक कटक है। कौन सा? मध्य अटलांटिक कटक। देख लेते हैं कहाँ पे ये हमारा कौन सा रहेगा? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप रहता है और ये हमारा दक्षिणी अमेरिका, और यहाँ पे हमारा यूरोप, और यहाँ पे अफ्रीका। तो यहाँ पे इस प्रकार का जो कटक बनता है, यहाँ पे इसके अंदर ये जो पर्वत श्रृंखला है समुद्र के अंदर अंदर, उसे हम मध्य अटलांटिक कटक कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक है? ऊपर में उत्तरी द्वीप में यानी उत्तर में आइसलैंड से लेके और दक्षिण में बोवेट द्वीप पर ये फैली हुई है। दुनिया की सबसे लंबी ये कटक मानी जाती है जो नवीन बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये पूछ रहे हैं हमसे, सुमेलित मांग रहे, देख लेते हैं। तेजाजी का मेला कहाँ पे लगता है? पर्वतसर में। कहाँ पे? पर्वतसर में। भाद्र शुक्ल दशमी को पर्वतसर नागौर में लगता है। ठीक है, और दूसरा शिवरात्रि के मेले की बात करें तो ये भरतपुर। कहाँ पे? शिवरात्रि भरतपुर मेला बात करें। एक और वास्तव में तो एक सबसे बड़ा शिवरात्रि का मेला लगता है सिवाड़ सवाई माधोपुर में। कहाँ पे? सिवाड़ सवाई माधोपुर में फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को जिसे शिवरात्रि आती है, लेकिन भरतपुर में भी लगता है। और जो चंद्रभागा मेला है वो कहाँ पे लगता है? झालरापाटन। झालरापाटन कहाँ पे है? झालावाड़ में। इसे घंटियों का शहर भी कहते हैं। और एक और है मल्लीनाथ। मल्लीनाथ जी का संबंध कहाँ पे, यानी मल्लीनाथ जी की समाधि कहाँ पे है? तिलवाड़ा बाड़मेर में है। कहाँ पे है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। हमारा ऑप्शन क्या हो गया? 3, 2, 4, 1। देख लेते हैं कौन सा सेट वो बैठ रहे हैं। 3, 2, 4, 1 ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और बता देता हूँ भी, मल्लीनाथ जी ने कुंडा पंथ की स्थापना की थी। आपको याद रखना किसकी? कुंडा पंथ की स्थापना मल्लीनाथ जी ने की थी, जिनका संबंध तिलवाड़ा बाड़मेर से है। एक और अभी तल्लीनाथ जी वो अलग है, वो आपको ध्यान रखना है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है अभी, वर्ल्ड ज्योग्राफी से प्रश्न पूछे हैं कि मरमरा सागर किसको और किसको जोड़ता है। तो आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ।
इस प्रकार से एक देश है हमारा, कौन सा? तुर्की। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा दोबारा बना लेता हूँ मैं। इस प्रकार से एक देश है तुर्की है, और इस तुर्की देश के भीतर में कौन सा है? मरमरा सागर बना हुआ है। कौन सा है भाई? मरमरा सागर बना हुआ है। और जब एक जलीय भाग, यानी एक जलीय पार्ट दूसरे जलीय भाग से जो जो जोड़ने वाला जो संकरा मार्ग होता है, उसे क्या बोलते हैं? जल संधि बोलते हैं। ठीक है, यानी एक पतला संकरा मार्ग है जो दो जलीय भागों को जोड़ता है और दो स्थलीय भागों को अलग करता है, उसे क्या बोलते हैं? जल संधि बोलते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कि जो बीच में है ना, ये है मरमरा सागर। सबसे पहले ये देखते हैं देश कौन सा है? तुर्की देश है। उस तुर्की देश में बीच में कौन सा है? मरमरा सागर है। और मरमरा सागर के उत्तर में है वो कौन सा है? काला सागर। कौन सा? काला सागर है। और जो इधर दक्षिण में है वो है एजियन सागर। कौन सा? एजियन सागर। तो इसने पूछा है कि मरमरा सागर किसको जोड़ता है? काला सागर और एजियन सागर को। हमारा इसमें ऑप्शन हो गया बी। कौन सा? बी। ठीक है, इसमें ये दो और ये जल संधियों को देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे एक जल संधि है यहाँ पे है जो मरमरा सागर और काला सागर को जोड़ती है, और एक एजियन सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है। हो सकता है कोई नेक्स्ट एग्जाम में ये भी पूछ ले। तो जो हमारी मरमरा सागर और काला सागर जोड़ती है, इसे बास्फोरस जल संधि कहते हैं। कौन सी? बास्फोरस जल संधि कहा जाता है। और दूसरे की बात करें कि मरमरा सागर और एजियन सागर को जोड़ती है, उसे दारदानेल्स जल संधि कहते हैं। कौन सी? दारदानेल्स। तो ये तो बास्फोरस जल संधि है और ये दारदानेल्स जल संधि है। चलो आगे बढ़ते हैं। यानी इसमें हमारा उत्तर कौन सा हो गया कि मरमरा सागर, काला सागर और एजियन सागर को जोड़ता है। अच्छा प्रश्न पूछा है भाई वर्ल्ड जियोग्राफी का। चलो कि राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना पूछ रहा है। ऑप्शन हमारे पास 52, 54, 56 और 58। तो 1956 में राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना होती है। ठीक है, 2-3 प्रश्न और बता देता हूँ कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया था 1989 में। कब है? 1989 में। और एक समिति बनी थी, उसकी सिफारिश पे। कौन सी? यूनुस समिति। कि यूनुस समिति की सिफारिश पे पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? 1989 में दिया गया था। चलो एक और बता दो आप, इसे जन उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? तो 2004 और 5 में से जन उद्योग का दर्जा दिया गया था। चलो नेक्स्ट प्रश्न की एक और देख लेते हैं कि आरटीडीसी की स्थापना। आरटीडीसी ये भी पर्यटन से संबंधित है, बार बार पूछा जाता है। तो इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1979 को, यानी कि 1979 को। 1989 को तो इसे क्या उद्योग का दर्जा दिया गया था, और 1979 में आरटीडीसी की स्थापना होती है। चलो आगे बढ़ते हैं कि किसकी सिफारिश के आधार पे आबू व देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था। आपको पता है जब राजस्थान में शायद 6 चरण पूरे हो गए थे एकीकरण के, तो 6 चरण में सब कुछ मिला लिया था। सिरोही को भी छठे चरण में ही मिलाया था, लेकिन आबू व देलवाड़ा को छोड़ दिया गया था। फिर 7वें चरण में आबू देलवाड़ा के साथ साथ अजमेर मेरवाड़ा को मिलाया गया था, और सिरोंज, राजस्थान के सिरोंज क्षेत्र को मध्य प्रदेश को दिया था, और मध्य प्रदेश के सुनील टप्पा को राजस्थान में शामिल किया गया था। तो ये सब कुछ जो प्रोसेस हुआ था राजस्थान का, जो 7वां चरण या अंतिम चरण था, और जो अबू देलवाड़ा को राजस्थान में पहले ये काम मिला लिया गया था, सौराष्ट्र गुजरात में मिला लिया गया था, जो उस समय महाराष्ट्र का भाग था। तो फिर बाद में राजस्थान में बहुत सारा विरोध हुआ, तो फलस्वरूप ये मिलाना पड़ा। तो ये किसकी सिफारिशों के आधार पर मिलाया गया था? तो इसके लिए 1953 में एक आयोग बनाया गया था, नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग, और उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे फजल अली। कौन? फजल अली। तो फजल अली ने बाद में क्या है कि अपनी सिफारिश दी थी या अपनी रिपोर्ट दी थी 1956। कब है? 1956 में। और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना था। कि राज्य पुनर्गठन आयोग तो 1953 में बनता है फजल अली की अध्यक्षता में, लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बनता है? 1956 में बनता है। और ये इस आयोग ने क्या कहा कि 14 तो राज्य बनाना है और 6 यूटी बनाने हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बनाना है। ठीक है, तो इसकी सिफारिश पे ही आबू दिलवाड़ा को राजस्थान में मिलाया था। एक और कि फजल अली आयोग में कितने मेंबर थे भाई? टोटल 3 मेंबर थे। एक तो सदस्य खुद हो गया, 1 + 2 थे, और वो 2 थे हरदीनाथ कुंजरू और KM पणिकर। ये प्रश्न भी आपको बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और इस आयोग की रिपोर्ट के बाद में 7वां संविधान संशोधन लाया जाता है 1956 में। ठीक है, और उसमें ABCD की श्रेणियों को समाप्त कर दिया जाता है।
और राजस्थान में भी इसी संशोधन के माध्यम से जो राज्य प्रमुख का पद है वो खत्म करके कौन सा हमारा राज्यपाल पद बनाते हैं। और पहले राजस्थान के राज्यपाल कौन बनते हैं? गुरमुख निहाल सिंह। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। कि ग्रियर्सन ने कि डॉक्टर अब्राहम ग्रियर्सन ने कौन सी बोली को बिलों की बोली कहा है? कौन सी बोली को भी? बिलों की बोली को। तो बिल मुख्यतः आपको पता है राजस्थान के दक्षिण वाले भाग में पाए जाते हैं, और इस दक्षिण वाले भाग को क्या कहते हैं? वागड़ कहा जाता है। एक बांगड़ अलग है और एक ये वागड़ है, तो दक्षिण वाले भाग को वागड़ कहते हैं, इसलिए बिलों की बोली कौन सी हो जाएगी? वागड़ी हो जाएगी। 2-3 प्रश्न आपको ध्यान रखना है भाई कि जो राजस्थान की जो भाषा है यानी बोली है उसको राजस्थानी बोली है, राजस्थानी भाषा सबसे पहले किसने कहा था? डॉक्टर अब्राहम ग्रियर्सन ने ही कहा था। ये प्रश्न भी पूछा गया है बार बार। 1912 में इन्होंने एक किताब लिखी थी, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। कब है? 1912 में। और राजस्थानी बोलियों को 5 भागों में बांटा था इन्होंने। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा। सबसे पहले कि कुसुम योजना का संबंध किससे है भाई? तो कुसुम योजना का संबंध है जो हमारे कृषक होते हैं यानी किसान होते हैं उनको सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली उपलब्ध करवाना, यानी कि जो सौर प्लेटें या पैनल दिए जाते हैं उनमें सब्सिडी उपलब्ध करवा रहे हैं। तो उससे संबंधित है सौर ऊर्जा। और इसके तहत भारत का यानी संपूर्ण भारत का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे स्थापित किया गया था भाई? तो ऑप्शन हमारे पास पिनान अलवर में, देवलिया जोधपुर में, बालोजी जयपुर में और बालेसर जोधपुर में। तो ये आप शायद सबको आता है, बालोजी जयपुर में पहला संयंत्र स्थापित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़े। वो एक प्रश्न और आप ध्यान रख लेना भी, कुसुम योजना के तहत सरकार कितनी सब्सिडी देती है? 60% सब्सिडी देती है। मान लेते हैं कि कोई पैनल लगाने में हमें 1 लाख का खर्चा आता है तो 60,000 रुपये गवर्नमेंट देती है खुद। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि रॉकी पर्वतों की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो आपको पता है कि इस प्रकार से हमारा 1 मिनट बना लेता हूँ मैं। इस प्रकार से उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका में ऐसे करके ये पर्वत श्रृंखला है, बहुत लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसे हम क्या नाम देते हैं? रॉकी पर्वत श्रृंखला। ठीक है, और इस रॉकी पर्वत श्रृंखला के इन्होंने सबसे ऊंची चोटी पूछी है। तो यहाँ पे इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसका नाम क्या है? माउंट एल्बर्ट है। क्या है? माउंट एल्बर्ट। ये रॉकी पर्वत श्रृंखला प्रॉपर रॉकी अलग, वैसे तो रॉकी अलग अलग भागों से जैसे कि अलास्का, सियरा नेवादा, सिवारा माद्रे और रॉकी इस प्रकार अलग अलग भागों में बांटा गया है। अगर ओवरऑल की पूछ रहे तो ओवरऑल की तो है यहाँ पे सबसे ऊंची है जिसका नाम कौन सा है? माउंट मैकिनले या माउंट दिनाली। ठीक है, जो अलास्का में स्थित है। लेकिन जो रॉकी का मेन पार्ट है, मेन पार्ट का जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है माउंट एल्बर्ट है। तो वैसे भी हमें माउंट मैकिनले ऑप्शन में नहीं है, तो माउंट एल्बर्ट हमारी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। तो ये कहाँ है? रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी? ब्लांक, एल्बर्ट, माउंट हुड और रॉबिन्सन। तो हमारी कौन सी होगी? एल्बर्ट। और रॉकी पर्वत श्रृंखला कौन से महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। आगे की अनातोलिया का पठार कहाँ पे है भाई? तो अनातोलिया का पठार अभी 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 हमने देखा था, कौन सा? एक तुर्की देश देखा था। कौन सा? तुर्की। यहाँ पे बीच में मरमरा सागर देखा था, इधर काला सागर देखा था, इधर एजियन सागर देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे काला सागर के दक्षिण में एक यानी पठार, ये जो यहाँ पे तुर्की में है, कौन से देश में? तुर्की में ये पठार है, इसे क्या कहते हैं? अनातोलिया का पठार कहते हैं। इसमें एक तो एंटिक और दूसरी ओर है टॉरस पर्वत श्रेणी है। ऊपर में एंटिक पर्वत श्रेणी और दूसरी है टॉरस पर्वत श्रेणी, इन दोनों के बीच में स्थित है। तो इसने सिंपल सा पूछा है कि अनातोलिया का पठार कौन से देश में है? तो ये टर्की या तुर्की में है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि जनसंख्या के न्यूनतम जनसंख्या, क्या पूछ रहा है? न्यूनतम जनसंख्या के संबंध में 3 जिलों का सही और बढ़ता क्रम बताना है। कैसे क्रम बताना है? बढ़ता यानी सबसे पहले सबसे कम जनसंख्या वाला बताना है, फिर सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा। तो इस अकॉर्डिंग तो हमारा कौन सा आता है कि जैसलमेर में सबसे कम है, बाद प्रतापगढ़ में, बाद में सिरोही में। ये हमारा प्रश्न सही होना था, लेकिन इसमें बोर्ड से गलती हो गई शायद। बोर्ड ने ये सिंबल लगा दिए। ये सिंबल आपको पता होगा मैथ में लगते हैं कि जिस साइड बड़ा मुँह होता है वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होती है। इसका मतलब तो ये हो गया कि जैसलमेर में ज़्यादा जनसंख्या है, फिर प्रतापगढ़ में ज़्यादा है, फिर सिरोही में। इसका मतलब यानी सिंबल की वजह से ये प्रश्न क्या हो गया? गलत हो गया और बोर्ड को इसे डिलीट करना पड़ा।
चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे सामान्य तो कौन सा है अभी? सबसे कम है जैसलमेर में, बाम प्रतापगढ़ में, बाद में सिरोही में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान में मई और जून में जो सर्वाधिक धूल भरी आंधी चलती है किस जिले में चलती है? बिल्कुल, राजस्थान में बहुत सारी आंधी चलती है जिसे सामान्यतः लू भी कहा जाता है। तो ये सर्वाधिक कहाँ पे चलती है? ऑप्शन हमारे पास बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर और बाड़मेर। तो ये कहाँ पे चलती है अभी? बाड़मेर में। और लगभग कितने? 27 दिन तक चलती है। कितने? 27 दिन तक। और सबसे कहाँ पे चलती है अभी? झालावाड़ में। और ये कितने चलती है? 3 दिन। तो साथियों आप देख सकते हो प्रश्न का लेवल सब प्रकार का है, एकदम बिल्कुल हल्का प्रश्न भी पूछा जा रहा है और थोड़ा डीप प्रश्न भी पूछा जा रहा है। लेकिन आपने पिछले पेपर का एनालिसिस किया होगा तो आप देखा होगा ज़्यादातर प्रश्न रिपीट ही हो रहे हैं। चलो ये देखो, पिछले पेपर में हमने किया, वापस आ गया कि कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। क्या पूछ रहे हैं? नहीं है। क्या बरखान है? बिल्कुल है। शीफ है? बिल्कुल है। पैराबोलिक है? थली नहीं है। कि थली या तली तो जो दो मरुस्थल के बीच का जो निम्न भूमि होती है उसको कहते हैं। जब इसमें पानी इकट्ठा हो जाता है इसके हम क्या बोलते हैं? पलाया या डांड भी कहते हैं। चलो जब आदमी ये सूख जाता है तो यहाँ पे जो कृषि की जाती है उसे खड़ीन कहते हैं। और सर्वाधिक खड़ीन जैसलमेर में होती है। किसके द्वारा? पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा रह जाएगा? थली हो जाएगा। ठीक, दो प्रश्न और आपको बताए थे कि राजस्थान में सर्वाधिक कौन से प्रकार के पाए जाते हैं, स्तूप पाए जाते हैं। ऑप्शन दो भी इसका आंसर है। तो इसका आंसर रहेगा हमारा, आपको लगता होगा बरखाना नहीं है, पैराबोलिक है। तो राजस्थान में कौन सा है? पैराबोलिक। ये प्रश्न हो रहा है, आता है कि महिलाओं का हेयर पिन के समान बनने वाले स्तूप कौन से कहलाते हैं? पैराबोलिक ही होते हैं। एक और प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान में सर्वाधिक विनाशकारी और तीव्र गति से चलने वाले स्तूप कौन से हैं? वो बरखान है। चलो आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न रहता है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में कि ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है अलग अलग क्षेत्रों में क्या कहते हैं। तो हरिकेन, पहला हमारा ऑप्शन कौन सा है? हरिकेन अटलांटिक महासागर में, ये बिल्कुल सही है। टाइफून पश्चिमी प्रशांत महासागर, ये भी सही है। और चक्रवात या साइक्लोन हिंद महासागर में, ये भी सही है। और विली विलेज दक्षिणी चीन सागर में, ये दक्षिण चीन सागर में नहीं है, वैसे सामान्यतः ऑस्ट्रेलिया में इसे क्या बोला जाता है? विली विली बोला जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। चलो आगे चलते हैं। ये आर्थिक समीक्षा से प्रश्न पूछा है कि राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल पुरुष प्रचलित जोतों की संख्या कितनी है? तो कितनी है इसमें? ऑप्शन है 7.75 लाख, 6.86 लाख, 68.66 लाख और 196.6 लाख है। तो हमारे इसमें आंसर रहेगा 68.66 लाख। चलो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम क्या कर दिया भाई? कि इसका उद्योग विभाग का, तो ये उद्योग और वाणिज्य विभाग कर दिया। और वर्तमान में इसके मंत्री कौन है? शकुंतला रावत है, उद्योग व वाणिज्य विभाग की मंत्री है। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के वित्त पोषण का किसका पूछ रहे? कृषि सिंचाई योजना की बात करिए तो इसमें वित्त पोषण क्या रहता है? तो इसमें 60 और 40, कौन सा 60 और 40? साथियों एक बात बता देता हूँ, लगभग लगभग 90% योजनाओं में 60-40 का ही रेशियो रहता है। लेकिन एक परियोजना आपको याद रखनी है, स्वस्थ धरा और खेत धरा वाला वो योजना ना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, उसमें 75-25 अनुपात रखा गया है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चलो आगे नेक्स्ट प्रश्न हमारा 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों में, सीधी सी बात ये क्या बड़ा, ये सीधी सी बात पूछ रहा है कि 2001 में कितना था। हमें अब देखो डबल डाटा याद रखने पड़ेंगे। और 2011 में कितना था, लिंगानुपात की बात कर रहे हैं। और उसमें भी ये देखो, उसमें भी ये किसका पूछ रहे हैं? नगरीय क्षेत्रों में पूछ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा डीप प्रश्न पूछ हो गया, फिर भी हम देख लेते हैं, इसको सोल्व करते हैं। सामान्य तो राजस्थान में लिंगानुपात कितना है भाई? 2-3% बता देता हूँ, आप थोड़ा थोड़ा साथ में ऐड भी कर सकते हो। तो राजस्थान में लिंगानुपात कितना है? 928 है। कितना भी? 928 है। और पहले 2001 में कितना था? 921 था। ये वर्तमान यानी सामान्य लिंगानुपात बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है? 7% की क्या होती है? वृद्धि होती है। कि सामान्यतः लिंगानुपात कितना है अभी? 928 है। और
एक में कितना था 921 था, तो वृद्धि कितनी हुई 7% की। और सर्वाधिक कहाँ पे ये लिंगानुपात डूंगरपुर में और न्यूनतम कहाँ पे धौलपुर में। ये सामान्य लिंगानुपात की बात हुई। अब नगरीय लिंगानुपात की बात करें तो नगरीय हमारा कितना है 914 है, आपको पता होगा नगरीय कितना है 914। लेकिन ये क्या पूछ रहा है कि 2001 में कितना था, तो हमें ध्यान होना चाहिए 2001 में था 890। तो कितने की वृद्धि होगी भी देखते हैं हम, 10 और 14 24 की वृद्धि। कितने की वृद्धि हुई 24 की वृद्धि हो गई। तो ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना बड़ा है। ये देखो नगरीय से पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया डी 24 हो गया। एक और बता देता हूँ कि सर्वाधिक जो नगरीय लिंगानुपात है टोंक में है और न्यूनतम जैसलमेर में। हमने सामान्य देख लिया लिंगानुपात और नगरीय लिंगानुपात देख लिया। अब शहरी लिंगानुपात पे ग्रामीण लिंगानुपात देख लेते हैं। तो ग्रामीण लिंगानुपात सामान्य से ज़्यादा है, सामान्य 928 है और ये कितना 933 है। लेकिन पहले कितना था, ये 930 था। कब 2001 की जनगणना में 930 था। तो हमारे वृद्धि कितनी होती है भाई 3 की वृद्धि होती है। और एक प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में पूछा था कि सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात कहाँ पे पाया जाता है, पाली में, और न्यूनतम कहाँ पे है धौलपुर में। चलो ये 10 प्रश्न हो गए, लिख लेना कहीं ना कहीं ये आपको मिल जाएंगे। आगे पूछ रहे हैं कि मेरवाड़ा सॉरी पूछ रहा है कि मेरवाड़ा बटालियन। पहला प्रश्न तो हमारा हो जाएगा मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब होती है, तो 1822 में होती है। ठीक है। और इसने क्या पूछा है, मुख्यालय पूछा है। तो मेरवाड़ा, मेर कहाँ से बना है, पर्वतों से बना है, और मेर अजमेर के क्षेत्र को कहते हैं। तो अजमेर में ब्यावर इसका मुख्यालय रहता है। ठीक है। ये अंग्रेजों के द्वारा हमारे जो किसान आंदोलन या आदिवासी आंदोलन थे उनको दबाने के लिए बहुत सारी रेजिमेंट बनाई गई थी। इनमें 3-4 रेजिमेंट और बता देता हूँ आपको। एक बनती है मेवाड़ बिलकोर 1841 में, जिसके मुख्यालय होता है खेरवाड़ा उदयपुर में। एक होता है कोटा कंटिजेंट की स्थापना करते हैं देवली टोंक में। एक जोधपुर लीजियन की स्थापना की जाती है 1935 में, जिसका मुख्यालय एरिनपुरा में होते हैं, हम 1857 क्रांति में पढ़ते हैं। एक होता है कि शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना 1934 में। कौन सी जिलों में हो सकती है भाई, झुंझुनू में। कहाँ पे, झुंझुनू में। चलो ये 5-7 प्रश्न और हो गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। ये देखो हमने थोड़ी देर पहले चित्रकला के एक प्रश्न आया था, वहाँ पे जिक्र किया था, अभी वापस आ गया कि कमला और इलायची का संबंध किससे है। तो जोधपुर, नाथद्वारा, किशनगढ़ या बूंदी। तो हमारा कौन सा रह जाएगा, नाथद्वारा ऑप्शन रह जाएगा। और नाथद्वारा किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, बिछुआइयों के लिए प्रसिद्ध है। ये हाल ही में जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था अभी शायद 11 अक्टूबर को, आज ही के दिन, वो उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो कमला इलायची के साथ आप 1-2 नाम और याद रख सकते हो, नारायण, घासीराम और चतुर्भुज। ये भी कहाँ के थे भाई, नाथद्वारा चित्रशैली से संबंधित है। चलो एक अच्छा प्रश्न पूछा करंट का है, स्वच्छ भारत मिशन यानी शहरी चरण, शहरी का जो पहला चरण है, इसके अंतर्गत कितने शहरी निकायों को, यानी कितने शहरी निकायों को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया गया है। तो ये हमारा है 4324। कितना भी 4324। ये थोड़ा सा करंट का प्रश्न आपको ध्यान रखना है। चलो अच्छा प्रश्न पूछा है। ये इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये कहीं आपको लगता होगा पता नहीं कौन सी बुक्स में है। ये सिर्फ और सिर्फ 6ठी से लेकर जो 10वीं तक राजस्थान अध्ययन की बुक लगती है। तो मेरे अकॉर्डिंग कल्चर के जितने प्रश्न पूछे जाते हैं वहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें टेढ़ा सा नाम आ रखा है कि मिर्जाई, दुतई और डगला किसके प्रकार हैं। तो ये अंगरखी के, पगड़ी के, धोती के और लहरिया के। तो ये किसके प्रकार है भाई, अंगरखी के हैं। आप शायद 10वीं क्लास का वेशभूषा का टॉपिक है उसमें देख लेना, ये इस प्रकार से 5-6 नाम दिए होंगे, जैसे कि मिर्जई, दुतई, डगड़ा, तनसुक, डोडी और गद्दर। ये किसके, अंगरखी के प्रकार हैं। पगड़ी के प्रकार बता देता हूँ, अटपटी, अमरशाही, उद्देशाही, खंजरशाही, शिवशाही और विजयशाही। ये किसके, पगड़ी के प्रकार हैं। और जो चूड़ी नुमा यानी कि क्या बोल सकते हैं, चूड़ी नुमा जो होती है ना धोती होती है, तंग धोती, उसको क्या बोलते हैं, ब्रीचेस बोलते हैं। क्या, ब्रीचेस। इसी प्रकार जो भील पुरुष द्वारा जो तंग धोती पहनी जाती है उसे डेपाड़ा कहते हैं। क्या, डेपाड़ा। और लहरिया का प्रकार देख लो, पचरंगा, प्रतापशाही, राजशाही और मोठड़ा। ये किसके प्रकार हैं, लहरिया के। इस प्रकार का हर बार एक न एक प्रश्न आ जाता है, और लेकिन आता कहाँ से है, सिर्फ राजस्थान बोर्ड की किताबों से प्रश्न पूछा जाता है। तो आप किसी की भी तैयारी करें, एक बार आप उनको ज़रूर देख लें। ठीक है साथियों। तो इसके अलावा हमारा ये 2 हिस्ट्री और जियोग्राफी का पोर्शन था वो हो गया। इसके बाद में ये एक बार हम इसको स्किप करते हैं, रीजनिंग वाले को, हम जीके वाला पोर्शन देखते हैं।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा 61। क्वेश्चन नंबर हमारा 61। अच्छा प्रश्न पूछा है भाई कि किस मुख्यमंत्री को डीग गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा और उन्हें कब इस्तीफा दिया? तो इसका आंसर देख लेते हैं पहले, शिवचरण माथुर। कौन सा? शिवचरण माथुर। हम देख लेते हैं कि डीग गोलीकांड क्या है। जब हम राजस्थान का एकीकरण हो रहा था तो इस समय राजस्थान में 2 रियासतें थी। कौन सी 2 रियासतें? एक तो भरतपुर और एक और धौलपुर। ये 2 रियासतें राजस्थान में न आके कहाँ जाना चाहती थी? ये जाना चाहते उत्तर प्रदेश में। लेकिन इनके कहने से क्या होता है, एक आयोग बनाया गया था क्योंकि यहाँ की जनता ये चाह रही थी कि हम कहाँ पे राजस्थान में रहेंगे। तो इसके लिए एक समिति बनी थी जिसका नाम रखा गया था शंकर राव देव समिति। ठीक है। और उसने मत्स्य संघ, ये किसके भाग थे? भी मत्स्य संघ के भाग थे। तो उसने यहाँ पे मतदान करवाया और जनता ने चाहा कि हम उत्तर राजस्थान में लेंगे। इस आधार पे भरतपुर और धौलपुर का राजस्थान में विलय किया गया था। तो मेरा प्रश्न यहाँ पे मैं बता रहा था कि जो भरतपुर रियासत थी, भरतपुर रियासत के राजा थे राजा ब्रजेंद्र सिंह। कौन? राजा ब्रजेंद्र सिंह। और इनके छोटे भाई थे मान सिंह, मान सिंह जाट, इस प्रकार नाम से ये लगाते थे छोटे भाई। एक मिनट में कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ, राजा मानसिंह नाम था। ठीक है। ब्रजेंद्र सिंह के छोटे भाई ब्रजेंद्र सिंह जब हमारा एकीकरण हो रहा था तो भरतपुर के शासक थे। तो राजा मानसिंह और इनके कुछ साथियों ने मिलकर ही राजस्थान में जाने का विरोध किया था, उत्तर प्रदेश में जाना चाहते थे। ठीक है। फिर बाद में मानसिंह जी, ये राजस्थान विलय तो हो गया था, इसके बाद में राजा मानसिंह 7 बार विदाई कर रहे थे डीग से। कहाँ? डीग भरतपुर से 7 बार विदाई कर रहे थे। 8वीं बार 1985 की बात है और 8वीं बार चुनाव की जोर शोर से तैयारियां चल रही थी क्योंकि 1984 में इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हो जाती है और नेक्स्ट चुनाव हो रहे हैं। तो फिर डीग से ये 7 बार बने थे, 8वीं बार के लिए तैयार थे। तो दूसरी तरफ है शिवचरण माथुर जी, वहाँ पे चुनाव प्रचार करने गए थे। तो बताया जाता है शिवचरण माथुर की टीम ने राजा मानसिंह के जो जाट झंडा था वो वहाँ से हटा दिया था। ठीक है। और इनकी मतलब जो भीड़ को खदेड़ा भी था, ऐसा सुनने को मिला। तो फिर राजा मानसिंह जो ब्रजेंद्र सिंह के भाई थे उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने अपनी गाड़ी से क्या कर दिया, शिवचरण माथुर के हेलीकॉप्टर को टक्कर लगा दी। इस प्रकार कुछ घटनाएं होती हैं। तब वहाँ पे पुलिस ने फायरिंग कर दी जिसमें राजा मानसिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके अलावा 2-3 और साथी भी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो इसी घटना जब ये मुद्दा बड़े लेवल पे उठने लगा या अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आने लगा तो फिर सेंटर से इनको आदेश है कि शिवचरण माथुर जी आप इस्तीफा दे दीजिए, और उसी रात इन्होंने इस्तीफा दिया। तो यहाँ से ये प्रश्न उठा के पूछे हैं कि डी गोलीकांड में कौन थे? तो शिवचरण माथुर थे भाई। चलो आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान में 21 वर्ष जिला ग्रामीण विकास अभिकरण DRDA का विलय जिला परिषद में कर दिया गया था। ठीक है। इसका विलय सन 2003 में किया गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। 2018 तक राजस्थान विधानसभा, यानी कि राजस्थान विधानसभा की बात करें तो कितने चुनाव संपन्न हो चुके थे भाई? 13, 14, 15 और 16वां। तो वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है? 15वीं विधानसभा। और लोकसभा की बात करें तो वो कितवें नंबर की है? 17वीं लोकसभा चल रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कि राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। आर्टिकल 200, बिल्कुल आर्टिकल 200 में राज्यपाल को अधिकार दिया गया कि वह या तो वो विधेयक को पारित करे या फिर मना कर दे या फिर राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। और 201 में कहा गया कि राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सकेगा कि वह विधेयक को सदन को लौटा दे। ये कथन भी सत्य है, इसलिए हमारा कौन सा हो गया? सी उत्तर हो गया। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सत्य माने जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे है भाई? जयपुर में है। कहाँ? जयपुर में। क्योंकि ये क्यों प्रश्न पूछा कि हाल ही में इसकी एक और पीठ स्थापना करने की अशोक गहलोत जी ने घोषणा की है, वो कहाँ पे? जोधपुर में। जोधपुर में। तो ये खुद तो कहाँ पे है भाई? जयपुर में, और इसकी पीठ कहाँ पे बनेगी? जोधपुर में बनेगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, राजस्थान देख लेते हैं, 1 मिनट। राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। पहली दफ़ा में से ऐसे लगता है कि राजस्थान के जितने भी आयोग हैं उनके
अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। नहीं, ये कथन हमारा गलत है। आगे बढ़े। आयोग का गठन 15 मई 1999 को हुआ था। बिल्कुल ये कथन भी एकदम सही है, 15 मई 1999 को हुआ था। और नेक्स्ट बात करें कि यह एक गैर संवैधानिक व परामर्शकारी निकाय है। बिल्कुल यह गैर संवैधानिक है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है और यह सिर्फ एक परामर्शकारी, ये भी सही है। और नेक्स्ट की बात करें, इसका कार्य महिला उत्पीड़न से संबंधित है, शिकायतें सुनना था, उसकी जांच करना है। तो इसका मतलब हमारी कौन सी सही होगी? 2, 3 और 4 सही हो गया। उत्तर हमारा सी। कौन सा भाई? सी रहेगा। चलो आगे बढ़े। 2-3 प्रश्न और आपको बता देता हूँ कि जो ये राजस्थान महिला आयोग है, अध्यक्ष और सदस्य है, इनका कार्यकाल सामान्यतः 3 वर्ष होता है। और राजस्थान का महिला आयोग है, इसमें पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? कांता कतूरिया बनी थी। और वर्तमान में कौन है? रेहाना रियाज चिश्ती है। ये प्रश्न कोई एग्जाम में पूछा गया हाल ही में, ध्यान रखना। और राजस्थान में महिला नीति कब आई थी भाई? 8 मार्च 2000 को। 8 मार्च को क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। चलो, क्या आगे प्रश्न है कि राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपता है? तो लोकायुक्त क्या होता है भाई? कि सरकार के जो बड़े बड़े पद होते हैं, तो उनमें जो जांच पड़ताल के जो आयोग बनाए गए उसे लोकायुक्त कहा गया है। और राजस्थान में कब बना था ये? 1973 में आ गया था। कब? 1973 में। और राजस्थान में पहले लोकायुक्त कौन बने थे? ID दुआ। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा गया है कि राजस्थान के पहले लोकायुक्त कौन थे? ID दुआ थे। और वर्तमान में कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा, PK लोहरा। ठीक है। और इनका कार्यकाल कितना होता है? 6-65। कितना होता है भाई? या तो 6 साल, सॉरी 6 नहीं, 5-65। या तो 5 साल सर्विस कर लो या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले होगी आयु, तो वही इनका कार्यकाल माना जाएगा। ठीक है। एक प्रश्न और बता देता हूँ कि प्रथम व एकमात्र उप लोकायुक्त आज तक बनाया गया राजस्थान में, वो है KPU मेनन। ठीक है। तो हमारे इसमें मूल प्रश्न क्या था कि अपना वार्षिक प्रतिवेदन, जो भी प्रतिवेदन, चाहे वो RPSC हो या फिर ये हो या फिर केग, सेंटर वाला केग हो, वो भी राज्य में अगर प्रतिवेदन देता है तो वो किसी को देगा? राज्यपाल को ही देगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कि 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित हो चुके थे भाई? तो 2020 तक टोटल 11 बार चुनाव पंचायती राज संस्थाओं के लिए हो गए थे। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था भाई? 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिया गया था। और नगरीय संस्थाओं को 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिया गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 में सबसे पहले प्रश्न है कि इसका शॉर्ट नाम है पेसा एक्ट। बहुत फेमस है। कौन सा? पेसा एक्ट। कब आया था भाई? 1996 में। पहला प्रश्न तो हमें ये ध्यान रखना है। और दूसरा है कि किससे संबंधित है? जो पंचायती राज सशक्तिकरण में, यानी कि अनुसूचित क्षेत्र में पंचायती राज में इन लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए यह एक्ट लाया गया था। ठीक है। और हमारा लास्ट प्रश्न रहता है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा को लेकर, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या पूछ रहा है? ग्राम सभा की परिभाषा का उल्लेख पूछ रहा है भाई। ठीक है। तो वो ये है अनुच्छेद 243 में। बिल्कुल, क्योंकि पंचायती राज का उल्लेख 243 में है और इसमें जितनी भी परिभाषाएं हैं वो दी गई है। लेकिन अगर ग्राम सभा गठन की बात कर लेते हैं तो वो अनुच्छेद 243 का है। तो आपको दोनों ध्यान रखना है, अगर परिभाषा पूछ रहा है या गठन पूछ रहा है। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा हो गया भाई? अनुच्छेद 243 हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जीके वाला कंप्लीट पोर्शन हो गया। इसके बाद में कभी और दूसरे पार्ट्स की बात करेंगे। ठीक है। तो साथियों, मुझे लग रहा है वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, लेकिन मेरी कोशिश ये रही है कि जितने भी पुराने पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं, मैं एक ही पेपर प्रश्न में आपको सारे उत्तर बता दूँ। ठीक है। चलो, बाकी देखते हैं, कोई भी एग्ज़ाम होने के बाद आप खुद एनालिसिस कर लेना कि कितने प्रश्न हमारी इस सीरीज में से आ रहे हैं। ठीक है। और कंटिन्यू बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड करूँगा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलो, थैंक यू सो मच।